हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। माई एसक्यूएल फॉर बिगनर्स सीरीज में आज हम कंस्ट्रेंट्स डिस्कस करेंगे। माई एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, कितने टाइप्स के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, इन सारे कंस्ट्रेंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज सेशन 13 में हम डिस्कस कर रहे हैं माई एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। अब ये कंस्ट्रेंट्स होता क्या है? Constraints are rules that allows or restricts what values or data will be stored in a table. अब टेबल में हमारे पास किस टाइप का हमें डेटा स्टोर करना है, अगर ये रूल हमें अप्लाई करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं माई एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है और एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास एक सैलरी का कॉलम है। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल है और एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास एक सैलरी का कॉलम है और हम ये चाहते हैं कि उस सैलरी के कॉलम में जो यूजर डेटा एंटर करे वो सिर्फ 2000 से 20,000 के बीच में ही एंटर करे या फिर 5,000 से 20,000 के बीच में एंटर करे। तो ये क्या हो गया, ये एक कंस्टेंट हो गया उस कॉलम पे। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि यूजर जो डेटा एंटर करे वो सिर्फ इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही एंटर करे, विच इज 5,000 एंड 20,000 सैलरी कॉलम के लिए। ठीक है, तो ये एक कंस्टेंट हो गया, ये एक रूल हो गया उस कॉलम के ऊपर। तो अब इस रूल को हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसके लिए माई एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, माई एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स आर रूल्स दैट अलाउस और रिस्ट्रिक्ट्स व्हाट वैल्यूज और डेटा विल बी स्टोर्ड इन अ टेबल। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है और स्टूडेंट टेबल में हमारे पास रोल नंबर है। अब रोल नंबर में हम चाहते हैं कि रोल नंबर में कभी भी एम्प्टी वैल्यूज ना हो। तो ये क्या हो गया, ये एक कंस्टेंट हो गया। रोल नंबर कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता ना किसी भी स्टूडेंट का। तो रोल नंबर जो कॉलम है, अब हमें उस पे ये कंस्टेंट अप्लाई करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे माई एसक्यूएल कंस्टेंट यूज करेंगे। माई एसक्यूएल में एक कंस्टेंट है नॉट नल, हम उसको यूज करके ये रूल अप्लाई कर सकते हैं रोल नंबर कॉलम पे। अब इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने भी आपको बस एक एग्जाम्पल दिया है कि कंस्ट्रेंट्स होता क्या है। कंस्ट्रेंट्स आर रूल्स दैट अलाउज और रिस्ट्रिक्ट व्हाट वैल्यूज विल बी स्टोर्ड इन अ टेबल। ठीक है, ये है इसका सिंटेक्स। अब हम कंस्ट्रेंट्स कब अप्लाई करते हैं, तो कंस्ट्रेंट्स को अप्लाई करने के लिए हम या तो जब टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि टेबल के अंदर ही कॉलम्स हम क्रिएट करते हैं, तो जब हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तब हम अप्लाई कर सकते हैं, ड्यूरिंग व्हेन वी क्रिएट टेबल। ठीक है, और अगर हमने टेबल पहले से क्रिएट कर लिया है तो ऑल्टर टेबल करके भी हम कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हैं। या तो हम टेबल जब क्रिएट कर रहे हैं तब अप्लाई कर ले, या फिर अगर हमें बाद में कोई कांस्टेंट अप्लाई करना है, कोई रूल अप्लाई करना है, तो हम टेबल को ऑल्टर करते टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये इसका सिंटेक्स दिया है, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम और फिर उसके बाद कॉलम्स। अगर हमारे पास रोल नंबर कॉलम में हमें अप्लाई करना है तो क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम हो गया स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल यहाँ दे देंगे। उसके बाद कॉलम का नाम हो गया रोल नंबर, फिर रोल नंबर कॉलम का डेटा टाइप क्या होगा, वो हो गया इंटीजर, और फिर उसके बाद कंस्ट्रेंट, जो भी कंस्ट्रेंट आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये हो गया इसका सिंटेक्स। अब आगे हम टाइप्स देखते हैं कि कितने टाइप्स के माई एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स हैं। सबसे पहला है नॉट नल। Not null specifies that the column cannot have null or empty value. अगर हमने किसी कॉलम के साथ नॉट नल कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई किया है तो इसका मतलब ये है कि उस कॉलम में उस फील्ड के लिए हम एम्प्टी वैल्यू नहीं रख सकते। नॉट नल वैल्यू मतलब दैट कॉलम कैन नॉट हैव नॉट नल वैल्यू, हमें उसमें कोई ना कोई वैल्यू यूजर को सप्लाई करना पड़ेगा, यूजर को इनपुट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर स्टूडेंट का टेबल है, हमारे पास अगर स्टूडेंट टेबल है और स्टूडेंट टेबल में हमारे पास रोल नंबर एक कॉलम है, रोल नंबर एक फील्ड है, तो स्टूडेंट का रोल नंबर तो नल हो नहीं सकता, एम्प्टी हो नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, हम रोल नंबर फील्ड के साथ, रोल नंबर हो गया हमारा कॉलम, तो कॉलम का नाम, फिर उस कॉलम का डेटा टाइप,
इंटीजर हो गया रोल नंबर के लिए, और फिर आगे हम यहाँ पे ऐसे कांस्टेंट राइट करते हैं, नॉट नल। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स होता है। किसी भी कंस्टेंट को स्पेसिफाई करने के साथ स्पेसिफाई करने का ये सिंटेक्स होता है। कॉलम का नाम, फिर डेटा टाइप, फिर कंस्टेंट का टाइप। अब चूंकि मैंने आपको स्टूडेंट के रोल नंबर का एग्जांपल दिया है, तो स्टूडेंट में रोल नंबर क्या हो गया, ये एक कॉलम हो गया। तो सबसे पहले आ जाएगा रोल नंबर जो है कॉलम का नाम, फिर उसके बाद कॉलम का डेटा टाइप। अब रोल नंबर के केस में डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, तो फिर आ जाएगा यहाँ पे डेटा टाइप, और उसके बाद किस टाइप का कंस्टेंट है, हमें नॉट नल अप्लाई करना है तो फिर नॉट नल। ठीक है, अभी ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल कर करके देखेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम प्रैक्टिकली समझेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो प्रैक्टिकल के लिए हम माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लेते हैं और स्टूडेंट टेबल का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे माई एसक्यूएल वर्कबेंच में हम ओपन कर लेते हैं माई एसक्यूएल डेमो कनेक्शन, और यहाँ पे रूट हमने दे दिया पासवर्ड, और हमारा ये माई एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन हो गया। अब इसमें मैं सारे रिक्वायर्ड है, ये सारे टैब्स मैं इनको क्लोज कर देती हूँ। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट कर लेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कोई ऑलरेडी स्टूडेंट टेबल अवेलेबल तो नहीं है। ठीक है, तो एसक्यूएल क्वेरीज को राइट करने के लिए यहाँ पे हम एक एडिटर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस साइन है ना, एक न्यू एसक्यूएल टैब फॉर एग्जीक्यूटिंग क्वेरी, तो ये हमने एक नया एसक्यूएल टैब ओपन कर लिया। तो यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं एक स्टूडेंट टेबल। तो टेबल कैसे क्रिएट करना है, सिंपल है, क्रिएट टेबल कमांड हमें यूज करना है। क्रिएट टेबल, तो उसके बाद टेबल का नाम तो हमने दे दिया स्टूडेंट। अब इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आएंगे सारे कॉलम्स। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रोल नंबर के लिए एक कॉलम। रोल नंबर के नाम से ले सकते हैं, आईडी के नाम से ले सकते हैं, सीरियल नंबर के नाम से ले सकते हैं। ठीक है, एक यूनिक आइडेंटिफायर हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया रोल, कॉलम का नाम आ गया। फिर अब इस रोल नंबर कॉलम में हमें किस टाइप का डेटा स्टोर करना है, तो वो है इंटीजर, तो डेटा टाइप आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे आएगा कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट क्या है, रोल नंबर शुड नॉट बी नल, तो यहाँ पे नॉट नल, दैट्स इट। ठीक है, ये हमने रोल नंबर कॉलम क्रिएट करने के लिए सारा राइट कर लिया। अब इसके बाद ले लेते हैं हम नेम कॉलम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो यहाँ पे रोल नंबर की जगह एफ नेम हो गया फर्स्ट नेम, और ये हमारा आएगा वैरकैर। कितने कैरेक्टर, 20 दे देते हैं। ये भी हमें नॉट नल चाहिए, यस, ये भी हमें नॉट नल चाहिए, क्योंकि नाम तो होगा ही ना किसी भी स्टूडेंट का, वो हम एम्प्टी नहीं रख सकते। जैसे फर्स्ट नेम था वैसे ही एक हम यहाँ पे लास्ट नेम के लिए भी कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। लास्ट नेम, ठीक है, रोल नंबर हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और एक मार्क्स के लिए कॉलम क्रिएट कर लेते हैं। हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ मार्क्स होगा, मार्क्स, डेटा टाइप इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन टाइप्स के चार कॉलम्स क्रिएट किए हैं। पहला हो गया रोल नंबर, इसको भी हम कैप्स में लिख लेते हैं क्योंकि सारा हमने यहाँ पे कैप्स में लिखा है। रोल नंबर, इंटीजर, नॉट नल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मार्क्स। ठीक है, अब इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट, और इसको कर देते हैं यहाँ पे स्कीमा को रिफ्रेश, और स्टूडेंट टेबल क्रिएट हो जाना चाहिए। तो दिख नहीं रहा स्टूडेंट टेबल, एक बार देखते हैं। आई थिंक ये प्रोजेक्ट एचआर में क्रिएट हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे एचआर डेटा ही सेलेक्ट किया हुआ था ना, इसलिए ये एचआर में क्रिएट हो गया स्टूडेंट टेबल। ये प्रोजेक्ट एचआर में क्रिएट हो गया। ऐसा करते हैं, यहाँ से हम ड्रॉप कर देते हैं टेबल को, और इसको हम स्टूडेंट डेटाबेस में क्रिएट करते हैं, या फिर डेमो डीबी में क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है,
इसको यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने के लिए इस पर राइट क्लिक किया हमने, या फिर आप ड्रॉप कमांड भी यूज कर सकते हैं। और इसको अब हम डेमो डीबी में क्रिएट करते हैं। तो हमें क्या करना है, या तो आप माउस से डबल क्लिक करके डेटाबेस को सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप यहाँ पे यूज डेटाबेस का नाम भी दे सकते हैं, यूज डेमो डीबी। ठीक है। अब क्या होगा, ये जो टेबल है ये डेमो डीबी में क्रिएट होगा। अभी यहाँ पे देखिए कोई भी स्टूडेंट टेबल के नाम से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं स्टूडेंट टेबल, ड्रॉप स्टूडेंट, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। ठीक है, पहले इसको ड्रॉप करेंगे फिर नया टेबल क्रिएट करेंगे। ड्रॉप कर दिया, एक स्टूडेंट टेबल के नाम से भी है, इसको भी ड्रॉप कर देते हैं। दोनों स्टूडेंट टेबल हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, दोनों डिलीट हो गया। अब हम नया स्टूडेंट टेबल क्रिएट करते हैं, रिफ्रेश, ये आ गया हमारा टेबल और ये सारे आ गए हमारे कॉलम्स। ठीक है, अब टेबल क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, इसमें हम कुछ वैल्यूज इंसर्ट करेंगे और ये चेक करेंगे कि ये जो कॉलम्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं इसमें हम नल इंसर्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं जिसमें हमने नॉट नल कंस्टेंट सेट किया है, रोल नंबर, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, और जो लास्ट वाला कॉलम है मार्क्स का कॉलम, इसके लिए हमने कोई कंस्टेंट सेट नहीं किया है मार्क्स कॉलम में। तो अब यहाँ पे हम एक रो इंसर्ट करते हैं। रो कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, जिस भी टेबल में हमें इंसर्ट करना, हम लोगों ने पहले सारा कवर किया हुआ है कि टेबल में रो कैसे इंसर्ट करते हैं। माई एसक्यूएल सेशन में हम लोगों ने इनिशियली ये सारा डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सीरीज के शुरू में ही। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, फिर वैल्यू जो हमें यहाँ पे इंसर्ट करनी है। सबसे पहले ये आ गया रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और ये आ गया हमारा मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एरर तो नहीं है, एक बार देखते हैं, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे रो इंसर्ट, आई थिंक 2 बार रो इंसर्ट हो गया। एक बार सेलेक्ट कमांड एग्जीक्यूट करके देखते हैं टेबल में क्या क्या डेटा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, आई थिंक 2 बार रो इंसर्ट हो गया। अच्छा नहीं, ठीक है, एक ही बार हुआ है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी तो हमने जो यहाँ पे रो इंसर्ट किया है इसमें कुछ भी नल नहीं है, सब में नॉट नल वैल्यूज है। रोल नंबर में भी हमने यहाँ पे 1 डाल दिया, फर्स्ट नेम में भी, लास्ट नेम में भी, यहाँ पे कुछ भी नल नहीं है। अब हम एक और रो इंसर्ट करेंगे, उसमें हम कुछ नल वैल्यूज डालेंगे। तो इसमें ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट नेम में यहाँ पे हम नल कर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट नेम के साथ हमने यहाँ पे कंस्टेंट सेट किया है नॉट नल का, और हम यहाँ पे नल वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आ गया ना एरर कोड 1048, कॉलम एफ नेम कैन नॉट बी नल। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे कंस्टेंट सेट कर दिया है किसी कॉलम के साथ, किसी फील्ड के साथ नॉट नल, तो आप उसमें नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ऐसा करती हूँ, यहाँ पे नल को रिमूव करके यहाँ पे कोई डेटा डाल देती हूँ। मैंने डाल दिया सीता, और रोल नंबर इसका कर देते हैं 2, और मार्क्स कर देते हैं 89। अब देखिए अभी आराम से इंसर्ट हो जाएगा, कोई एरर नहीं। ठीक है, तो समझ आ गया आपको नॉट नल कंस्ट्रेंट क्या होता है। अगर आपने किसी फील्ड के साथ नॉट नल कंस्ट्रेंट सेट किया है तो आप उस फील्ड में नल वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट कंस्ट्रेंट देखते हैं। नॉट नल के बाद है यूनिक कंस्ट्रेंट। दिस कंस्ट्रेंट एंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज इंसर्टेड इनटू द कॉलम विल बी यूनिक। जो भी वैल्यूज हम इंसर्ट कर रहे हैं कॉलम में वो यूनिक होगा। ठीक है, कैसे यूनिक होगा करके देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम एक टेबल हम फिर से क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट टेबल को हम ड्रॉप कर देते हैं और फिर से हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो ड्रॉप करने के लिए यहाँ पे
ड्रॉप और फिर टेबल, फिर टेबल का नाम स्टूडेंट। ठीक है, अभी क्या होगा, ये टेबल यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा। ये टेबल ड्रॉप हो गया, टेबल यहाँ पे नहीं है। अब टेबल हम क्रिएट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम यूनिक कंस्टेंट यूज करेंगे टेबल क्रिएट करने में। तो ये क्रिएट टेबल रोल नंबर, अभी नॉट नल नहीं, हमें यूनिक यूज करना है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और बताती हूँ आपको, ये जो यूनिक कंस्टेंट है ना, ये आप कॉलम लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो और टेबल लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो। अभी कॉलम लेवल क्या है, टेबल लेवल क्या है, इसको समझते हैं। ठीक है, कॉलम लेवल पे कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे कॉलम का नाम दिया, फिर टाइप दिया, और फिर यहाँ पे आप कंस्टेंट दे दो, जो भी कंस्टेंट आपको अप्लाई करना है यहाँ पे यूनिक। ठीक है, ये हो गया कॉलम लेवल पे, आपको हर कॉलम के साथ आपको कंस्टेंट अप्लाई करना है। रोल नंबर यूनिक होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे ये यूनिक लिख दिया। ये हो गया कॉलम लेवल। अब इसी को हमें अगर टेबल लेवल पे करना है तो क्या करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमें रोल नंबर भी यूनिक चाहिए और फर्स्ट नेम भी यूनिक चाहिए, एग्जाम्पल के लिए मैं कह रही हूँ। तो अगर हम कॉलम लेवल कंस्टेंट यूज करेंगे तो हमें फर्स्ट नेम के साथ भी यूनिक लिखना पड़ेगा। अगर आगे और भी फील्ड्स हैं, लास्ट नेम में भी हमें अगर यूनिक चाहिए तो हमें यहाँ पे यूनिक फिर से लिखना पड़ेगा। तो हर कॉलम के साथ हमें यूनिक लिखना पड़ेगा, जिस जिस कॉलम के साथ आपको यूनिक कंस्टेंट अप्लाई करना है। ठीक है, ये तो हो गया कॉलम लेवल। और अगर हम ये टेबल लेवल पे अप्लाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ कॉलम का नाम और डेटा टाइप देंगे, यहाँ पे हम कंस्टेंट नहीं राइट करेंगे। कंस्टेंट कहाँ राइट करेंगे, कंस्टेंट हम यहाँ पे लास्ट में राइट करेंगे। यहाँ पे टेबल का नाम हो गया, ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे हम राइट करेंगे यूनिक, और जिस जिस कॉलम पे आपको यूनिक कंस्टेंट लगाना है वो बस यहाँ पे आप कॉलम का नाम दे दीजिए। हमें रोल नंबर पे चाहिए और हमें फर्स्ट नेम पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे आएगा कॉमा। तो रोल नंबर, कॉलम का नाम, डेटा टाइप, यहाँ पे हमने कंस्टेंट नहीं दिया। ठीक है, टेबल का नाम, डेटा टाइप, कॉलम का नाम, डेटा टाइप, कॉलम का नाम, डेटा टाइप। नॉट नल चाहिए तो आप लगाइए, नहीं चाहिए तो ऐसे यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए। ठीक है, कॉलम का नाम, डेटा टाइप, कॉलम का नाम। अब यहाँ पे सारे कॉलम के नाम हो गए। अब लास्ट में हमने यहाँ पे जब सारे कॉलम्स हमने डिफाइन कर लिए, फिर हमने यहाँ पे कंस्टेंट अप्लाई किया है। यूनिक कंस्टेंट हमें चाहिए रोल नंबर पे और फर्स्ट नेम पे, तो यहाँ पे दोनों डाल दिया। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये सक्सेसफुली हमारा एग्जीक्यूट हो गया, और ये रही हमारी स्टूडेंट टेबल। अब जब हमने यहाँ पे रोल नंबर और फर्स्ट नेम को यूनिक किया है, तो हम इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिक है ना, तो इट शुड बी यूनिक। करके देख लेते हैं। तो इसमें हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल, रोल नंबर 1 राधा गुप्ता, मार्क्स 88। ठीक है, एक रो इंसर्ट हो गया। क्वेरी करके देख लेते हैं क्या डेटा है टेबल में। ठीक है, सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया रो। अब हम एक और रो इंसर्ट करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने चूंकि इसको यहाँ पे रोल नंबर को यूनिक किया है और फर्स्ट नेम को भी यूनिक किया है, तो हम इस, तो सारी वैल्यूज जो टेबल की हैं वो यूनिक होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, हमें एरर मिलेगा। ये देखिए, डुप्लीकेट एंट्री, रोल नंबर और राधा ये डुप्लीकेट है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 2। हमने रोल नंबर को तो यूनिक कर दिया, लेकिन हमने फर्स्ट नेम को यूनिक नहीं किया। अब देखते हैं क्या इंसर्ट होगा। नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे राधा डुप्लीकेट है, तो हमें क्या करना होगा, इसको भी हमें यूनिक करना होगा। तो इसको यूनिक कर देते हैं, इसको कर देते हैं सीता, और मार्क्स भी चेंज कर देते हैं, 89 कर देते हैं। सॉरी, हमें ये सेलेक्ट करना है ना, एक बार फिर से करते हैं, पहले एक बार क्वेरी करके देखते हैं। ठीक है, एक ही रिकॉर्ड है। अब हम इसे सीता का रिकॉर्ड कर रहे हैं, या मार्क्स को हम 80 रहने देते हैं, फिर हमें पता लगेगा कि हमने, क्योंकि मार्क्स को हमने यूनिक नहीं किया है, तो इसमें 88 दोबारा हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
आई थिंक इंसर्ट हो गया है। ये देखिए, ये नया रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट हो गया यूनिक रोल नंबर के साथ, यूनिक रोल नंबर एंड यूनिक फर्स्ट नेम। ठीक है, तो आप टेबल लेवल पे भी कंस्ट्रेंट को अप्लाई कर सकते हो और कॉलम लेवल पे भी कर सकते हो, दोनों से सेम ही काम होगा। तो यूनिक कंस्ट्रेंट का मतलब हो गया, दिस कंस्ट्रेंट इंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज इंसर्टेड टू द कॉलम विल बी यूनिक। जिस भी कॉलम के साथ आप यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे, उस कॉलम में आपकी जो वैल्यूज हैं वो यूनिक ही होनी चाहिए, यूजर डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अब ये तो हमें समझ आ गया कि यूनिक का मतलब होता है कि डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है। लेकिन अगर हम नल इंसर्ट करेंगे तो क्या नल अलाउ करेगा ये? देख लेते हैं करके। तो यहाँ पे हम एक रो और इंसर्ट करते हैं और इसमें हम कैसा करते हैं, रोल नंबर को हम नल कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ पे तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, कोई एरर नहीं आया है, तो उसका मतलब ये हुआ कि नल अलाउड है। एक बार सेलेक्ट करते हैं, टेबल पे क्वेरी करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये देखिए नल तो यहाँ पे इंसर्ट हो गया ना, तो नल तो अलाउड है। अब डुप्लीकेट नल अलाउड है कि नहीं ये चेक करते हैं। अब नल हम यहाँ पे दो बार इंसर्ट करेंगे। फर्स्ट नेम को हम कोई और कर देते हैं, श्याम कर दिया हमने। ठीक है, और रोल नंबर में पहले हमने ऑलरेडी एक बार नल इंसर्ट किया था, अब हम दोबारा रोल नंबर में नल डाल रहे हैं। तो क्या ये अलाउ करेगा? क्योंकि नल तो दो बार हो जाएगा, तो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। क्वेरी करके देखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल। ये देखिए, तो दो बार नल तो ये अलाउ कर रहा है, लेकिन दो बार इंटीजर वैल्यू या स्ट्रिंग वैल्यू को अलाउ नहीं कर रहा था। क्योंकि हमने फर्स्ट नेम को भी हमने डुप्लीकेट डाल के देखा था तो इसने अलाउ नहीं किया, रोल नंबर को हमने डुप्लीकेट डाल के देखा तो इसने अलाउ नहीं किया, लेकिन नल को अलाउ है। तो नल डुप्लीकेट्स अलाउड है, नल डुप्लीकेट्स अलाउड है, लेकिन अगर हम इंटीजर या वैर कैट टेक्स्ट डेटा को अगर हम डुप्लीकेट एंटर करेंगे तो वो अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड। यहाँ पे ऑलरेडी अगर हमने रोल नंबर एक बार 1 डाल दिया तो दोबारा हम 1 रोल नंबर नहीं ऐड कर सकते, या फिर फर्स्ट नेम में हमने राधा डाल दिया तो दोबारा हम राधा ऐड नहीं कर सकते, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, ये कमेंट राइट करने के लिए हम हाइफन हाइफन राइट करते हैं, हाइफन हाइफन स्पेस, फिर जो भी आपको कमेंट राइट करना है। तो यूनिक में आप नल डुप्लीकेट डाल सकते हो। ठीक है, नल के लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता। तो यूनिक कंस्ट्रेंट के जो एडिशनल पॉइंट्स है उसको भी यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। यूनिक कंस्ट्रेंट कैन बी क्रिएटेड एट कॉलम लेवल एंड टेबल लेवल बोथ। और दूसरा पॉइंट ये है, यूनिक कंस्ट्रेंट अलाउज डुप्लीकेट नल वैल्यूज। ठीक है, अब नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है प्राइमरी की का। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल यूनिकली। इट ऑल्सो इट डजेंट अलाउ नल और एम्प्टी। तो प्राइमरी की क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन है यूनिक और नॉट नल का। अगर हमें किसी कॉलम में हम ये चाहते हैं, किसी भी फील्ड के लिए हम ये चाहते हैं कि ये यूनिक भी हो और नॉट नल भी हो, तो उसके लिए हम उसको प्राइमरी की क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो दिस कंस्ट्रेंट इज यूज टू आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड यूनिकली। यूनिक तो समझ आ गया आपको कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा, लेकिन जब हम यूनिक कंस्ट्रेंट यूज कर रहे थे तो ये नल वैल्यूज को अलाउ कर रहा था, डुप्लीकेट नल वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा था यूनिक कंस्ट्रेंट। लेकिन अगर आप प्राइमरी की क्रिएट कर दोगे तो ये यूनिक भी होगा और ये नल को भी अलाउ नहीं करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि प्राइमरी की में क्या होता है, इट इज ए यूनिक प्लस नॉट नल। ठीक है, ये नल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, डुप्लीकेट नल भी अलाउ नहीं करेगा। तो उससे क्या होगा कि आप हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि उसमें डुप्लीकेट नल्स भी नहीं हो सकते। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल के लिए हम चलते हैं MySQL वर्कबेंच में। तो ऐसा करते हैं, हमने ये जो स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया था इसको हम फिर से ड्रॉप कर देते हैं, और ड्रॉप करने के बाद हम फिर से क्रिएट करेंगे स्टूडेंट टेबल,
और रोल नंबर को इस बार हम प्राइमरी की सेट करेंगे। रोल नंबर का जो कंस्ट्रेंट है वो हम प्राइमरी की सेट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि रोल नंबर में एक तो यूनिक वैल्यू से सिर्फ यूजर से एक्सेप्ट हो पाएगा और दूसरा नल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, रोल नंबर एम्प्टी नहीं रहेगा और हमेशा यूनिक रहेगा। तो ड्रॉप करने के लिए ये ड्रॉप टेबल, फिर टेबल का नाम। अब टेबल देखिए ड्रॉप हो गया। अब हम फिर से टेबल को क्रिएट करेंगे, तो इसको ही कॉपी कर लेते हैं, इसी में मॉडिफिकेशन कर देते हैं। और इस बार हमें क्या करना है, हमें रोल नंबर को सेट करना है प्राइमरी की। तो यूनिक की जगह प्राइमरी। तो रोल नंबर क्या है हमारा, प्राइमरी की। प्राइमरी की पूरा दिखना होगा, प्राइमरी की। ठीक है, और यहाँ पे हमें ब्रैकेट क्लोज करना होगा। ये वाला ब्रैकेट जो हमने ओपन किया था वो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। सबसे पहला फील्ड हो गया हमारा रो नंबर, जिसका डेटा टाइप हमने दिया है इंटीजर। अब यहाँ पे प्राइमरी की को भी ना आप कॉलम लेवल पे भी सेट कर सकते हैं और टेबल लेवल पे भी सेट कर सकते हैं। टेबल लेवल पे सेट करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको यूनिक वाले एग्जांपल में बताया, आपको यहाँ पे सारे फील्ड्स को डिफाइन करने के बाद लास्ट में यहाँ पे हमने ये प्राइमरी की टेबल लेवल पे सेट किया है। अगर आपको कॉलम लेवल पे सेट करना है तो उसके लिए यहाँ पे लास्ट में ना करके आपको जस्ट कॉलम, जहाँ पे आप राइट कर रहे हो रोल इंटीजर डेटा टाइप हो गया, अब यहाँ पे आप इसको कर दीजिए प्राइमरी की। अब ये हो गया कॉलम लेवल पे। ठीक है, बस ये डिफरेंस, दोनों से काम सेम ही होगा। तो प्राइमरी की को भी हम टेबल लेवल पे भी क्रिएट कर सकते हैं और कॉलम लेवल पे भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे रोल नंबर हो गया हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की में हमेशा जो वैल्यूज होगी वो यूनिक होगी और नल एक्सेप्ट नहीं करेगा ये। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मार्क्स। अब टेबल कर लेते हैं क्रिएट, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। यहाँ रिफ्रेश स्कीमा को, और ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। अब ये जो रोल नंबर है ये है प्राइमरी की, देखिए यहाँ पे पीके लिखा रहा है ना, ये प्राइमरी की। अब इसमें हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, तो इंसर्ट करने के लिए जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट राइट किया था इसको ही कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहला रो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज में, ये 1 हो गया रोल नंबर, फर्स्ट नेम हो गया राधा, लास्ट नेम गुप्ता एंड मार्क्स 88। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे रोल नंबर है ये है हमारा प्राइमरी की, मतलब ये यूनिक होना चाहिए और ये नल एक्सेप्ट नहीं करेगा, नल अलाउड नहीं है यहाँ पे। अभी डेटा इंसर्ट हो गया है। अब सेलेक्ट क्वेरी रन करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। जस्ट अ मिनट, ये रहा। ये देखिए, ये आ गया ना। अब हमें क्या करना है, देखना है कि प्राइमरी की कैसे बिहेव करता है। अब हम अगर दोबारा सेम डेटा इंसर्ट करें तो क्या होगा, ये डुप्लीकेट अलाउ होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको रोल नंबर को प्राइमरी के सेट किया है, तो ये डुप्लीकेट नहीं लेगा। सिर्फ रोल नंबर यहाँ पे प्राइमरी की है, बाकी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मार्क्स, इसके साथ कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। इसके साथ कोई कंस्ट्रेंट नहीं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मार्क्स के साथ कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, सिर्फ रोल नंबर के साथ है प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो प्राइमरी की हमारा यूनिक होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए। तो अभी तो यूनिक नहीं है ये, तो क्या होगा, ये अलाउ नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 हमने ऑलरेडी रोल नंबर के लिए इंसर्ट कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे ये एरर आ गया ना डुप्लीकेट एंट्री का, तो ये तो नॉट अलाउड है, क्योंकि ये जो है हमारा, ये है प्राइमरी की। ठीक है, ये नॉट अलाउड है, डुप्लीकेट नॉट अलाउड। रोल नंबर डुप्लीकेट है तो इसलिए अलाउड नहीं। अब इसको करते हैं, हम रोल नंबर को डुप्लीकेट नहीं रखेंगे। अब हम रोल नंबर को यहाँ पे हम एक बार नल कर देते हैं, देखते हैं अलाउड है कि नहीं है। ये देखिए, दिस कैनॉट बी नल, तो ये भी अलाउड नहीं है, नल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, नल इज ऑल्सो नॉट अलाउड। अब हम एक और नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, उसमें हम प्राइमरी की को हम 2 रख देते हैं, तो ये डुप्लीकेट भी नहीं होगा और नल भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये अलाउ हो जाएगा। 1 रो अफेक्टेड, तो दिस इज अलाउड बिकॉज प्राइमरी की इज not duplicate, this is unique and
दिस इज नॉट नल वैल्यू। अब एक बार सेलेक्ट क्वेरी रन करते हैं टेबल पे। ये देखिए यूनिक आ गया ना इसमें 1 और 2, दो दो रोज हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिए। अभी तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम को हमने एज अ प्राइमरी की सेट किया है ना, सिर्फ रोल नंबर को हमने यहाँ पे प्राइमरी की डिक्लेयर किया है, रोल नंबर प्राइमरी की। अगर हम एक से ज्यादा कॉलम हम यूज करें एज ए प्राइमरी की, अगर हम यहाँ पे किसी दो कॉलम को प्राइमरी की यूज करें, यहाँ पे तो हमने एक ही कॉलम को किया, अगर हम एक और कॉलम को एज ए प्राइमरी की अगर हम सेट करें तो उसको हम कॉम्पोजिट की कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट की। मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ। A composite key in MySQL is a combination of two or more than two column in a table that allows us to identify each row of table uniquely. तो वो जो दो कॉलम जो मैंने भी आपको एग्जांपल में दिया कि एक से ज्यादा या जो भी कॉलम्स को हमने एज अ प्राइमरी की सेट किया है, वो दोनों मिल के पूरा एंटायर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो वो होता है कॉम्पोजिट की। कॉम्पोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू कॉलम्स। एक, दो या दो से ज्यादा कॉलम्स अगर मिलके पूरे रो को आइडेंटिफाई करते हैं, पूरे रो को यूनिक बनाते हैं, तो उसको हम कॉम्पोजिट की कहते हैं। अगर एक ही की रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है तो वो है प्राइमरी की। अगर दो या दो से ज्यादा रोज यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी भी रो को, तो वो हो जाएगा कॉम्पोजिट की। अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये है स्टूडेंट टेबल। ठीक है, सबसे पहला फील्ड हो गया हमारे पास रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इसमें हमने भी एक और ऐड किया है मोबाइल नंबर और फिर मार्क्स। ठीक है, पहले हम लोगों ने 4 फील्ड्स किया लिया था, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मार्क्स। पर अभी कॉम्पोजिट की को समझने के लिए हमने इसमें एक और नया फील्ड ऐड किया, मोबाइल नंबर का भी। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, हर रो को आइडेंटिफाई करने के लिए, हर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए अब हम दो कॉलम्स को यूज करेंगे, दो फील्ड्स को यूज करेंगे। अभी तक हमने क्या किया था, हमने सिर्फ एक ही फील्ड को यूज किया था, वो था रोल नंबर। रोल नंबर अकेला ही हर रो को आइडेंटिफाई कर रहा था, रोल नंबर ही यूनिक था। ठीक है, लेकिन अब हम दो कॉलम्स को यूज करेंगे रोज को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब वो दो कॉलम्स कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा ये रोल नंबर और दूसरा हो जाएगा ये मोबाइल नंबर। ठीक है, दूसरा हो जाएगा ये मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर एंड रोल नंबर। ये दो कॉलम मिलकर के हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हर स्टूडेंट का रोल नंबर भी यूनिक है और मोबाइल नंबर भी यूनिक है। ठीक है ना, तो ये दोनों कॉलम मिलकर के यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे हर रो को। रोल नंबर 1 और ये मोबाइल नंबर, ये जो कॉम्बिनेशन है सिर्फ राधा के लिए है। रोल नंबर 2 और ये मोबाइल नंबर, ये जो कॉम्बिनेशन है सिर्फ सीता के लिए है। तो रोल नंबर और मोबाइल नंबर का जो कॉम्बिनेशन है हर रो को आइडेंटिफाई कर रहा है, हर रो के लिए यूनिक है ये कॉम्बिनेशन। आपको ये रोल नंबर 1, ये रोल नंबर 1 और ये मोबाइल नंबर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा किसी स्टूडेंट का नहीं मिलेगा, ये यूनिक रहेगा हर स्टूडेंट के लिए। ठीक है ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मार्क्स तो डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन रोल नंबर और मोबाइल नंबर यूनिक रहेगा। ये जो कॉम्बिनेशन है रोल नंबर और मोबाइल नंबर का, ये हमेशा यूनिक रहेगा। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, रोल नंबर और मोबाइल को हमने यूज किया है एज ए कॉम्पोजिट की। ये दोनों मिल करके रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूनिक होना चाहिए। लेकिन इंडिपेंडेंटली जो इनमें डेटा है वो डुप्लीकेट हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि मोबाइल नंबर, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ कि अभी जो राधा का मोबाइल नंबर है, हो सकता है कि सीता का भी ये मोबाइल नंबर सेम हो सकता है कि सीता का मोबाइल नंबर भी सेम हो, लेकिन जब हम दोनों को रोल नंबर और मोबाइल नंबर को हम कंबाइन करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ यूनिक ही मिलेगा, एक ही बार मिलेगा। रोल नंबर 1 विद दिस मोबाइल नंबर आपको एक ही बार मिलेगा पूरे टेबल में, रोल नंबर 2 विद दिस मोबाइल नंबर आपको एक ही बार मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि इसका भी रोल नंबर 2 हो जाए। ये कॉम्बिनेशन, अब ये जो कॉम्बिनेशन बना है ये आपका अलाउड नहीं है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन अलाउड है, क्योंकि
ये दोनों मिलकर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं रो को। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंटली दोनों जो कॉम्पोजिट कीज हमने सेट किए हैं उसमें डेटा डुप्लीकेट हो सकता है, लेकिन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो यूनिक होना चाहिए। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। हम चलते हैं वापस MySQL वर्कबेंच में और ये वाला हम टेबल क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम वापस फिर से ड्रॉप कर देते हैं टेबल को। टेबल को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, अब हमें टेबल वापस क्रिएट करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें प्राइमरी की ना सेट करके हमें कॉम्पोजिट की सेट करना है। तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि कॉम्पोजिट की हमेशा टेबल लेवल पे सेट होगा। ठीक है, और यहाँ पे लगाया हमने कॉमा, और उसके लिए कीवर्ड तो हमें प्राइमरी की ही यूज करना है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वो जो दो कॉलम्स हमें यूज करना है कॉम्पोजिट के लिए और यहाँ पे हम एक फील्ड और ऐड कर देते हैं मोबाइल नंबर के लिए, और उसका डेटा टाइप कर देते हैं varchar 20। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहां से ये कॉमा एक स्टार्ट आ गया। हमें रोल नंबर को और मोबाइल नंबर को कॉम्पोजिट की सेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए अब चूंकि हमें दोनों को सेट करना है एज अ प्राइमरी की, लेकिन यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखना है कि एक टेबल का एक ही प्राइमरी की होता है। एक टेबल का एक ही प्राइमरी की होता है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको भी प्राइमरी की कर दें और इसको भी प्राइमरी की कर दें, क्योंकि आइडियली हम कर तो दोनों को प्राइमरी की क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज करेंगे हम। तो ऐसे हम इंडिविजुअली कॉलम वाइज हम ऐसे नहीं कर सकते कि इसको भी हम प्राइमरी की कर दे और इसको भी प्राइमरी की कर दे। तो यहाँ पे ये एरर देगा, क्योंकि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होता है। अगर हम ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो ये देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, हमने ड्रॉप तो किया था, एक बार ड्रॉप, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए, मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइन, क्योंकि हमने यहाँ पे दो फील्ड्स को हमने प्राइमरी की सेट कर दिया ना, इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रहा है। तो कॉम्पोजिट की क्रिएट कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे हमें टेबल लेवल का प्राइमरी की क्रिएट करना होगा। तो टेबल लेवल क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे प्राइमरी की और जो दो फील्ड्स आपको यूज करने हैं एज अ कॉम्पोजिट की, वो आप यहाँ पे राइट करेंगे, रोल और मोबाइल। अब एरर नहीं आएगा। और यहाँ से कॉलम लेवल पे जो हमने प्राइमरी की सेट किया था, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा आएगा। तो अब ये दोनों मिलके एक फील्ड हो गया, यहाँ पे दोनों मिलके एक फील्ड हो गया। तो अब एरर नहीं आएगा। अब ये दोनों मिल एज ए कॉम्पोजिट की वर्क करेंगे। यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, ये देखो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। इसको कर देते हैं रिफ्रेश, और ये रहा हमारा स्टूडेंट टेबल। ठीक है, अब इसमें हमें वैल्यूज को इंसर्ट करना है, तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले आ गया हमारा रोल नंबर, फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये हो गया मोबाइल नंबर, फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मार्क्स, और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। और यहाँ पे एक बार सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए, एक रो इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम सेम डेटा फिर से इंसर्ट करें, तो यहाँ पे एरर आएगा। सेम डेटा अगर हम फिर से इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे ये एरर आएगा। देखिए एरर आ गया ना, डुप्लीकेट की। ये जो कॉम्बिनेशन है रोल नंबर 1 और ये मोबाइल नंबर का, ये यहाँ पे डुप्लीकेट हो रहा है।
अब हम यहाँ पे अगर रोल नंबर या मोबाइल नंबर चेंज कर देंगे तो डेटा एक्सेप्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर सेम रहने देती हूँ या फिर रोल नंबर सेम रहने देते हैं, हम सिर्फ मोबाइल नंबर चेंज कर देते हैं, या कुछ भी एक आपको डिफरेंट करना होगा, या तो आप रोल नंबर डिफरेंट कर दीजिए, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। तो यहाँ पे इजिली रो इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर ये कॉम्बिनेशन यूनिक हो गया। इस कॉम्बिनेशन से ये कॉम्बिनेशन डिफरेंट हो गया ना, तो ये यूनिक हो गया, तो अब रो इंसर्ट हो जाएगा। और यहाँ क्लियर कर देते हैं टेबल, और इसको सेलेक्ट कर लिया एंड एक्सिक्यूट, और अब सेलेक्ट क्वेरी करते हैं फिर से। ये देखिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कॉम्पोजिट की हम कैसे क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप रोल नंबर भी डिफरेंट कर देंगे, मोबाइल नंबर भी डिफरेंट कर देंगे ना, तब भी इंसर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने रोल नंबर सेम किया और यहाँ पे अगर आपने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन हो गया, टू विद दिस मोबाइल नंबर इज यूनिक, तो ये रो इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी करके देख लेते हैं, थर्ड रिकॉर्ड भी ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर सेम कॉम्बिनेशन होगा तो इंसर्ट नहीं होगा। अब आप सेम इस कॉम्बिनेशन को दोबारा से अगर आप ऐड करने चाहेंगे टेबल में, तो ये ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे डुप्लीकेट का एरर आएगा। तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट का एरर आएगा, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन यूनिक नहीं है क्योंकि, ठीक है। कॉम्पोजिट की के बाद नेक्स्ट हम समझते हैं फॉरेन की। फॉरेन की कंस्ट्रेंट इज यूज टू लिंक टू टेबल्स। दो टेबल्स है हमें हमारे पास, और हमें उन टेबल्स को लिंक करना है, तो हम फॉरेन की कंस्ट्रेंट यूज करके हम लिंक कर सकते हैं। फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये दो टेबल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स हैं, ठीक है। एक टेबल है डिपार्टमेंट का, दूसरा टेबल है एम्प्लॉय का। अब जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो किसी न किसी डिपार्टमेंट में काम करेंगे, तो इस एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी फील्ड है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। और जो दूसरा टेबल डिपार्टमेंट का है, उसमें हमारे पास दो फील्ड्स हैं, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। तो जो एम्प्लॉय टेबल है, इसमें हमने डिपार्टमेंट नेम की जगह हमने डिपार्टमेंट आईडी राइट किया है, एम्प्लॉय आईडी 1, फिर एम्प्लॉय का नाम, फिर डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है, ये है हमारा प्राइमरी की। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी जो है ये है प्राइमरी की, और डिपार्टमेंट टेबल में ये जो डिपार्टमेंट आईडी है ये है हमारा प्राइमरी की, ठीक है। और एम्प्लॉय टेबल में ये जो डिपार्टमेंट आईडी है ये है फॉरेन की, ये है हमारा फॉरेन की। इसको फॉरेन की हमने क्यों कहा, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, ये डिपार्टमेंट आईडी किसी और टेबल का प्राइमरी की है। ये डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है डिपार्टमेंट टेबल का, तो यहां पे वही लिखा है, अ फॉरेन की इज अ फील्ड इन वन टेबल दैट रेफर्स टू अ प्राइमरी की इन अनदर टेबल। तो एम्प्लॉय टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी है, दिस इज रेफरिंग टू प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट टेबल, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो डिपार्टमेंट आईडी है एम्प्लॉय टेबल का, ये है फॉरेन की। तो डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल, इन दोनों टेबल में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए हमने ये फॉरेन की का कंसेप्ट यूज किया है, ठीक है ना। हर एम्प्लॉय का अपना एक डिपार्टमेंट आईडी है, तो यहाँ पे हमने अपना अपना एक डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम की जगह हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी राइट किया है। अब जो भी डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता होगा, यहाँ पे हम बस वही डिपार्टमेंट राइट कर सकते हैं। हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इन चारों डिपार्टमेंट में से एक एम्प्लॉय किसी एक डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। डिपार्टमेंट फिफ्थ एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी फिफ्थ हो भी नहीं सकता,
क्योंकि फिफ्थ डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर हम किसी एम्प्लॉय को डिपार्टमेंट आईडी 5 असाइन करेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं तो ये सारे हम चेक्स कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी गलती से वो डिपार्टमेंट यहाँ पे एंटर ना करे जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट टेबल में अवेलेबल है, सिर्फ वही डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल में हम एंटर कर सकते हैं, अगर हमने ये फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज किया है तो। ठीक है, और दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हम इन डिपार्टमेंट को डिलीट भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे डिपार्टमेंट 1, अब मान लो कि हमें ये डिपार्टमेंट 1 को डिलीट करना है तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट 1 है ये यहाँ पे यूज हो रहा है एम्प्लॉय टेबल में। तो इस डिपार्टमेंट 1 को डिपार्टमेंट टेबल से डिलीट करने के पहले हमें डिपार्टमेंट 1 के जो भी डिटेल्स है एम्प्लॉय टेबल में वो हमें डिलीट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सभी अभी हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि फॉरेन की हम कहते किसको है। फॉरेन की हम यूज करते हैं टेबल्स को लिंक करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल को लिंक किया है। ठीक है, और एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट आईडी जो है ये फॉरेन की है, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल का प्राइमरी की है। डिपार्टमेंट टेबल को डिपार्टमेंट टेबल के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम डिपार्टमेंट आईडी यूज कर रहे हैं, और एम्प्लॉय टेबल के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम एम्प्लॉय आईडी यूज कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयज टेबल का प्राइमरी की हो गया एम्प्लॉय आईडी, और डिपार्टमेंट टेबल का प्राइमरी की हो गया डिपार्टमेंट आईडी। और डिपार्टमेंट टेबल और एम्प्लॉय टेबल में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए हमने ये आईडी यूज किया है। एम्प्लॉय टेबल रेफर कर रहा है डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी को। ठीक है, इसीलिए डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की है एम्प्लॉय टेबल में। अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकल के लिए हम ऐसा करते हैं, हम चलते हैं वापस वर्क बेंच में और यहाँ पे सेम ये टेबल क्रिएट करते हैं। डेमो डीबी में ही कर लेते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, तो इस टेबल को हम नेम ईमेल डीओबी, इस टेबल को हम ड्रॉप कर देते हैं, और इसको ड्रॉप करने के बाद हम फ्रेश टेबल क्रिएट करते हैं। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय, और अब हमें क्रिएट करना है नया टेबल जिसमें हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी चाहिए। तो टेबल क्रिएट करने का ये जो सिंटेक्स है यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। टेबल का नाम एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये है हमारा प्राइमरी की। उसके बाद हमें चाहिए फर्स्ट नेम, सिर्फ नेम रख लेते हैं, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी। अब डिपार्टमेंट आईडी तो है हमारा फॉरेन की, तो फॉरेन की कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी हम इसको नॉर्मली ऐसे राइट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करने से पहले हम डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, इसमें आएगा डिपार्टमेंट आईडी, ये हो गया प्राइमरी की, फिर आएगा यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट कर लिया, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देती हूँ। डिपार्टमेंट आईडी हो गया प्राइमरी की और डिपार्टमेंट नेम कैरेक्टर वैर, तो इसको करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए डिपार्टमेंट टेबल तो हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की डिक्लेयर करना है।
अब वो कैसे करेंगे ये देखते हैं। और यहाँ पे है ये एरर। अच्छा, ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने डेटा टाइप पहले लिखा है। डेटा टाइप हमेशा कॉलम के नाम के बाद आता है। अब ये करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और बताती हूँ आपको। अब हम क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल में हम डिपार्टमेंट आईडी को डिक्लेयर कर रहे हैं एज अ फॉरेन की। तो एम्प्लॉय टेबल क्या हो गया हमारा, एम्प्लॉय टेबल हो गया चाइल्ड टेबल, और डिपार्टमेंट टेबल हो गया हमारा पेरेंट टेबल। मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है फॉरेन की, तो ये एम्प्लॉय टेबल हो गया हमारा चाइल्ड टेबल, और डिपार्टमेंट टेबल हो गया हमारा पेरेंट टेबल। ठीक है। तो चाइल्ड टेबल में जो ये फॉरेन की है, इसका डेटा टाइप, और पेरेंट टेबल में जो प्राइमरी की जिसको हम फॉरेन की डिक्लेयर कर रहे हैं, उसका डेटा टाइप ये सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी का टाइप है डिपार्टमेंट टेबल, ये हमारा पेरेंट टेबल है, और डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की है। तो इसका टाइप अगर इंटीजर है, तो चाइल्ड टेबल जो कि एम्प्लॉय टेबल है, उसमें जो डिपार्टमेंट आईडी है, उसका डेटा टाइप, इसको हम फॉरेन की बनाएंगे, तो ये सेम होना चाहिए। डेटा टाइप सेम होना चाहिए, नाम अलग हो सकता है पर डेटा टाइप सेम होना चाहिए। ठीक है। पर लेकिन मैं यहाँ पे नाम भी सेम कर देती हूँ। अब हमें डिपार्टमेंट आईडी को फॉरेन की डिक्लेयर करना है, तो उसके लिए हमारा सिंटेक्स होगा फॉरेन की। जिस भी की को आपको फॉरेन की बनाना है, वो की का नाम, हमें डिपार्टमेंट की को बनाना है DEPT_ID। एम्प्लॉय टेबल में जिस भी की को आपको फॉरेन की डिक्लेयर करना है, उस की का नाम। ठीक है। उसके बाद ये जो फॉरेन की है, ये किस टेबल के किस फील्ड को रेफर करता है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे रेफरेंस, टेबल का नाम, डिपार्टमेंट, और इस डिपार्टमेंट टेबल में कौन सा की को रेफर करता है ये, तो ये डिपार्टमेंट की को रेफर करता है। तो यहाँ से कॉपी करके मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। दैट्स इट। अब हमारा ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, ये फॉरेन की बन गया। ठीक है। और ये जो फॉरेन की है वो रेफर कर रहा है इस डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी फील्ड को। ठीक है, दैट्स इट। अब हम इसको फिर से क्रिएट करते हैं। क्रिएट एम्प्लॉय। आई थिंक पहले से गलती से मुझसे एक बार एम्प्लॉय टेबल क्रिएट हो गया था, तो मैंने उसको ड्रॉप कर दिया जिससे कि डुप्लीकेट का एरर ना आए। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। रिफ्रेश। और ये रहा हमारा एम्प्लॉय टेबल। ठीक है। और डिपार्टमेंट आईडी जो है ये है हमारा फॉरेन। अब इसमें हमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, तो रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने के लिए सिंटेक्स में यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट टेबल को पॉपुलेट कर लेते हैं, उसमें हम इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट टेबल, और जो भी हमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है, डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट का नाम डालना है ना, IT HR पेरोल एडमिन। तो 1 में डाल दिया हमने IT, 2 में डाल देते हैं HR, 3 में डाल देते हैं पेरोल, फिर उसके बाद यहाँ पे एडमिन। फोर, 4 डिपार्टमेंट्स हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिए। इन सबको मैं एक साथ एग्जीक्यूट कर देती हूँ।
डेमोडीवी डॉट डिपार्टमेंट, कुछ डिपार्टमेंट की स्पेलिंग में एरर है क्या? EART, आर मिसिंग है, डिपार्टमेंट। एक बार देखते हैं इंसर्ट हुआ या नहीं, क्योंकि अभी भी एरर है, डिपार्टमेंट डजंट एग्जिस्ट। एक बार सेलेक्ट क्वेरी करके देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। सिर्फ एक ही रो इंसर्ट हुआ है, बाकी और भी, अच्छा सब में स्पेलिंग करेक्ट करना होगा ना, मैंने सिर्फ फर्स्ट वाले में किया, बाकी में किया नहीं। ठीक है, सब में करना होगा ना। ठीक है, ये 4 रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट कर दिए। पहला तो हम कर चुके हैं एग्जीक्यूट, बाकी के रिकॉर्ड्स और कर देते हैं। अभी सारे सक्सेसफुली इंसर्ट हो गए रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये 4 डिपार्टमेंट्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एम्प्लॉय का डेटा भी इंसर्ट करना है। तो सेम इसको ही कॉपी कर लेती हूँ मैं, इसी में चेंजेस करके एम्प्लॉय डेटा भी इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास क्या क्या है, आईडी, नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। तो आईडी यहाँ पे 1 कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे हम कर देते हैं नेम। नेम में कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे जो दिया है वही डाल देते हैं, मार्क, जॉन, माइक, मैरी, मार्क। और डिपार्टमेंट इसका 1 कर दिया हमने। टू जॉन, माइक, इसका एम्प्लॉय आईडी 3, इसका डिपार्टमेंट आईडी 2 कर दिया। 4 कर दिया एम्प्लॉय आईडी, नाम कर दिया मैरी, इसका डिपार्टमेंट हमने कर दिया 3। ठीक है, ये 4 रिकॉर्ड्स अभी इंसर्ट किए, और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं चारों को। और ये चारों रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट हो गए। इस पे भी क्वेरी करके देख लेते हैं एम्प्लॉय टेबल पे। ये देखिए, ठीक है, सारे रिकॉर्ड्स आ गए। तो अब यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी जो है ये है हमारा फॉरेन की। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे हमने जो रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं, अब मैं आपको एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाती हूँ। अभी एम्प्लॉय टेबल में हम एक 5th एम्प्लॉय का डेटा ऐड करते हैं। इसका नाम मैंने रख दिया राधा, और इसका जो डिपार्टमेंट आईडी है मैंने कर दिया 7। लेकिन 7 डिपार्टमेंट आईडी तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। 1 2 3 4 सिर्फ 4 ही डिपार्टमेंट्स हैं, 7 तो एग्जिस्ट नहीं करता। तो क्या ये 7 एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा, ये नॉट अलाउड है। देख लीजिए, एरर आएगा, ये देखिए, कैन नॉट एड और अपडेट अ चाइल्ड रो, अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स। यहाँ पे ये एरर आएगा, क्योंकि ये जो 7 हमने डाला है ये डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता डिपार्टमेंट टेबल में। तो जब हम यहाँ पे फॉरेन की यूज करके रिलेशनशिप हम स्टैब्लिश करते हैं पेरेंट और चाइल्ड टेबल के बीच में, तो ये सारे चेक्स अपने आप हो जाते हैं। जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, डिपार्टमेंट हमारा पेरेंट टेबल है, तो जो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता वो डिपार्टमेंट हम चाइल्ड टेबल में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर हम फॉरेन की यूज करते हैं तो ये सारे चेक्स अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। तो ये जो है ये नॉट अलाउड है, इनवैलिड है ये, क्योंकि ये डिपार्टमेंट 7 डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है ना, डिपार्टमेंट 7 डजेंट एग्जिस्ट। अब जब हम डिपार्टमेंट 7 इसमें हम अगर ऐड करेंगे, तभी हम ये 7th डिपार्टमेंट के लिए हम एम्प्लॉय को ऐड कर पाएंगे। जब डिपार्टमेंट ही नहीं है तो उस डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय काम कैसे करेगा, है ना।
जब डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो हम किसी एम्प्लॉय को उस डिपार्टमेंट पे असाइन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का। ये चेक्स ऑटोमेटिकली हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और, अब यहाँ पे अगर हम किसी रो को डिलीट करना चाहें, किसी डिपार्टमेंट को डिलीट करना चाहें, तो क्या डिपार्टमेंट डिलीट होगा? डिपार्टमेंट हमारा पेरेंट टेबल है और एम्प्लॉय हमारा चाइल्ड टेबल है। पेरेंट टेबल से रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के बाद, फॉरेन की डिक्लेयर करने के बाद, पेरेंट टेबल से हम क्या डेटा डिलीट कर सकते हैं? करके देख लेते हैं। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं वो एम्प्लॉय टेबल में असाइंड है। अगर डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी एम्प्लॉयज को असाइन है तो हम डिपार्टमेंट डिलीट नहीं कर सकते। उसके लिए पहले हमें एम्प्लॉय को रिमूव करना पड़ेगा, फिर हम डिपार्टमेंट को रिमूव कर पाएंगे। ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो पहले ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक नया डिपार्टमेंट ऐड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 7 राइट किया था ना, मैंने यहाँ पे 5 राइट कर दिया। ठीक है। अभी हमने एक नया एम्प्लॉय को ऐड करना है फॉर डिपार्टमेंट 5, लेकिन डिपार्टमेंट 5 एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे क्या होगा? एरर आएगा। ये एरर आ गया ना, ये रहा एरर, ये एरर आ गया। तो हम जब डिपार्टमेंट 5 ऐड कर देंगे तो ये एरर नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम एक डिपार्टमेंट 5 ऐड कर देते हैं। 5th डिपार्टमेंट हमने ऐड कर दिया और इसको भी हम कोई नाम दे देते हैं। डिपार्टमेंट का नाम हमने दे दिया, टेस्ट डिपार्टमेंट दे दिया। ठीक है, टेम्परेरी। और इसको हमने कर दिया एग्जीक्यूट। अब डिपार्टमेंट 5 ऐड हो गया है। डिपार्टमेंट 5 ऐड हो गया, तो अब हम डिपार्टमेंट 5 के लिए एम्प्लॉय को ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना तो ये ऐड हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो गया। ठीक है, अभी कोई एरर नहीं आया। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, अब हम किसी डिपार्टमेंट को डिलीट करते हैं। डिपार्टमेंट टेबल से हम डिपार्टमेंट 1 को डिलीट करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमारा सिंटेक्स क्या हो जाएगा? डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स 1। ठीक है। तो देखते हैं क्या 1 डिलीट होगा। डिपार्टमेंट्स नहीं आएगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट होगा। टेबल का नाम डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट्स नहीं है ना, इसलिए। इसको क्लियर करती हूँ, एग्जीक्यूट। डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट। अब ये देखिए यहाँ पे क्या एरर आया? एरर कोड 1451, कैन नॉट डिलीट और अपडेट पेरेंट रो, अ फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स। अब ये जो डिपार्टमेंट टेबल है ये पेरेंट टेबल है ना, तो आप पेरेंट टेबल से ऐसे नहीं डिलीट कर सकते इंफॉर्मेशन को। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये जितने भी 1 वाले हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं जो डिपार्टमेंट आईडी 1 में काम कर रहे हैं, पहले आपको उनकी इंफॉर्मेशन डिलीट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ही आप उस डिपार्टमेंट को रिमूव कर सकते हैं। जैसे मार्क है, ये डिपार्टमेंट 1 में काम करता है, जॉन है, ये डिपार्टमेंट 1 में काम करता है। तो पहले आप इन दोनों एम्प्लॉय को डिलीट करेंगे तो आप डिपार्टमेंट 1 को डिलीट कर पाएंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ से 2 को डिलीट करना चाहेंगे तो 2 को भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डिपार्टमेंट 2 में यहाँ पे माइक काम करता है। ठीक है। तो आप 2 भी डिलीट नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, इसको मैं क्लियर करती हूँ। डिपार्टमेंट आईडी 2 के लिए भी आपको सेम एरर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप डिपार्टमेंट 4 कर सकते हैं, क्योंकि 4 में कोई काम नहीं करता। 1 1 2 3 4 में कोई काम नहीं कर सकता, कर रहा। तो यहाँ पे हम 4 को डिलीट करके देखते हैं, क्या 4 हम डिलीट कर पाएंगे? ये देखिए 4 डिलीट हो गया, क्योंकि डिपार्टमेंट 4 में कोई वर्क नहीं कर रहा। ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट 1 2 3 इनको डिलीट करने से पहले आपको पहले वो जो एम्प्लॉयज उन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको पहले आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसा करते हैं, डिपार्टमेंट 5 हमने ऐड किया था ना, डिपार्टमेंट 5 के एम्प्लॉय को रिमूव कर देते हैं। तो एम्प्लॉय टेबल से, जिसे कि हम
डिपार्टमेंट 5 रिमूव कर सकें। हमें डिपार्टमेंट 5 रिमूव करना है, तो डिपार्टमेंट 5 को रिमूव करने से पहले हमें डिपार्टमेंट में 5 में काम करने वाले एम्प्लॉयज को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डिलीट स्टेटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और यहाँ पे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स 5। तो क्या होगा, ये जो रिकॉर्ड हमने राधा का इंसर्ट किया है जो डिपार्टमेंट 5 में काम करी, ये डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट हो गया। अब हम डिपार्टमेंट 5 डिलीट कर पाएंगे। डिलीट हो गया ना। अब हमें अगर डिपार्टमेंट 5 डिलीट करना है तो डिपार्टमेंट 5 डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, क्योंकि डिपार्टमेंट 5 में जो एम्प्लॉय काम कर रहा था हमने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा फॉरेन की क्या होता है। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। अब जब हम यहाँ पे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे हम फॉरेन की में नल वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं? करके देख लेते हैं, अलाउ करेगा या नहीं करेगा। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, और यहाँ पे ये आ जाएगा एम्प्लॉय का आईडी। ये प्राइमरी की है, इसको हमने कर दिया 6, और यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम श्यामा, और यहाँ पे फॉरेन की में डिपार्टमेंट आईडी है ना फॉरेन की। अब डिपार्टमेंट आईडी मैंने कर दिया नल, तो क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगी या नहीं आएगी? ये अलाउ करेगा या नहीं अलाउ करेगा? ठीक है, तो नल वैल्यू यहाँ पे अलाउड है, नल अलाउड है। अब एक बार एम्प्लॉय टेबल पे क्वेरी करते हैं। ये देखिए, श्यामा का डिपार्टमेंट है नल। ठीक है, तो नल आप फॉरेन की, अगर आपने कोई टेबल क्रिएट किया उसमें आपके पास फॉरेन की है तो आप उसमें नल इंसर्ट कर सकते हो। नल इज अलाउड। ठीक है, नल इज अलाउड। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है फॉरेन की के, उनको यहाँ पे हम यहाँ पे नोट्स में राइट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है फॉरेन की का, ईच वैल्यू इंसर्टेड और अपडेटेड इन चाइल्ड टेबल। चाइल्ड टेबल ये एम्प्लॉय टेबल है। ठीक है, इन चाइल्ड टेबल मस्ट एग्जैक्टली मैच ए वैल्यू प्रेजेंट इन पेरेंट टेबल और बी नल। चाइल्ड टेबल में जो हमारा फॉरेन की है डिपार्टमेंट आईडी, उसमें जो भी वैल्यूज हैं डिपार्टमेंट आईडी में, चाइल्ड टेबल के डिपार्टमेंट आईडी में जो भी वैल्यूज हैं, उसकी जो वैल्यूज हैं वो पेरेंट टेबल जो डिपार्टमेंट टेबल है उसमें डिपार्टमेंट आईडी से मैच होना चाहिए या फिर नल होना चाहिए। ये हमने अभी प्रैक्टिकल करके भी देख लिया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, values present in parent table that are referred by child table cannot be deleted or updated unless you have cascading actions। अब ये cascading actions क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। However, values of parent table that are not present in child table can be deleted। ये भी हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया। हमने अभी डिपार्टमेंट आईडी से जो डिपार्टमेंट आईडीज एम्प्लॉयज टेबल में रेफर हो रहे थे उनको हम डिलीट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो डिपार्टमेंट आईडी एम्प्लॉय टेबल में रेफर नहीं हो रहा था उनको हम डिलीट कर पा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, हमने डिपार्टमेंट आईडी 5 ऐड किया था और डिपार्टमेंट आईडी 5 हम डिलीट कर पाए थे क्योंकि वो एम्प्लॉय टेबल में कहीं भी रेफर नहीं हो रहा था। अभी यहाँ पे हम इस डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे डिपार्टमेंट 4, डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट 4 है वो एम्प्लॉय टेबल में कहीं भी रेफर नहीं हो रहा, तो हम डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट 4 डिलीट कर सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉय टेबल में डिपार्टमेंट 1 रेफर हो रहा है, डिपार्टमेंट 2 रेफर हो रहा है, तो हम डिपार्टमेंट 1 या डिपार्टमेंट 2 को हम डिपार्टमेंट टेबल से डिलीट नहीं कर सकते अनलेस वी हैव कैस्केडिंग ऑप्शंस। ठीक है, अभी कैस्केडिंग ऑप्शंस क्या होते हैं ये मैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। कैस्केडिंग एक्शंस क्या होते हैं ये भी आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट समझ आ गया होगा। तो कैस्केडिंग एक्शन में क्या होता है, अब जैसा कि आपको समझ आया, मैंने आपको बताया कि पेरेंट टेबल से हम उन रिकॉर्ड्स को डिलीट नहीं कर सकते जो रिकॉर्ड्स चाइल्ड टेबल में रेफर्ड हैं। ठीक है, जो इस एग्जांपल में हमने देखा था कि पेरेंट टेबल डिपार्टमेंट हमारा पेरेंट टेबल है और पेरेंट टेबल में डिपार्टमेंट आईडी 1 एम्प्लॉय चाइल्ड टेबल में रेफर्ड है, तो हम डिपार्टमेंट आईडी 1 को हम डिलीट नहीं कर पाएंगे डिपार्टमेंट टेबल से। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा होता है। लेकिन अगर हम
ऑन डिलीट कैस्केड ऑप्शन अगर हम एनेबल कर दें चाइल्ड टेबल का, तो हम ऐसा कर पाएंगे। उस केस में क्या होगा, जब हम डिपार्टमेंट टेबल से, जो कि हमारा पेरेंट टेबल है, एम्प्लॉय टेबल का पेरेंट टेबल है ना डिपार्टमेंट टेबल, तो जब हम डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट आईडी 1 को डिलीट करेंगे, अगर हमने ऑन डिलीट कैस्केड को हमने चाइल्ड टेबल में एनेबल किया हुआ है, हमें चाइल्ड टेबल में ये एनेबल करना पड़ेगा, कैस्केडिंग एक्शन हमें चाइल्ड टेबल में एनेबल करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन डिलीट कैस्केड एक कीवर्ड है, वो हमें उसमें ऐड करना होगा। तो अगर हमने एम्प्लॉय टेबल में ऑन डिलीट कैस्केड ऑप्शन ये एनेबल किया हुआ है, ये ऐड किया हुआ है, तो जब हम पेरेंट टेबल से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करेंगे, फॉर एग्जांपल हमने डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट आईडी 1 को डिलीट किया, तो डिपार्टमेंट आईडी 1 वाले जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे एम्प्लॉय टेबल में, वो सारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है ऑन डिलीट कैस्केड ऑप्शन का मतलब। अभी इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो उसके लिए हमें चलते हैं वापस वर्क बेंच में, और जो हमारे एग्जिस्टिंग टेबल्स हैं, एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल, उनको हमें डिलीट करना पड़ेगा और फिर से हमें क्रिएट करना पड़ेगा इस ऑप्शन को एनेबल करने के लिए। तो पहले हम ये जो टेबल्स हैं इनको हम ड्रॉप कर देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप कमांड यूज करके भी ड्रॉप कर सकते हैं। हम कमांड यूज करके ड्रॉप कर लेते हैं, ड्रॉप टेबल डिपार्टमेंट, एंड देन अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और देखिए। अभी हमारे पास पेरेंट टेबल है और चाइल्ड टेबल है। ये जो डिपार्टमेंट है ये है हमारा पेरेंट टेबल, और एम्प्लॉय जो है वो है चाइल्ड टेबल। तो पहले हमें चाइल्ड टेबल को ड्रॉप करना होगा, फिर हम पेरेंट टेबल को ड्रॉप कर पाएंगे। ठीक है, उल्टा करेंगे तो नहीं हो पाएगा। करके देखना चाहो तो आप देख सकते हो, करके देख लेते हैं। पेरेंट टेबल को पहले डिलीट करते हैं, देखेंगे होता है या नहीं होता। ये देखिए एरर आ गया ना, कैन नॉट ड्रॉप द डिपार्टमेंट रेफरेंस बाय अ फॉरेन की। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले चाइल्ड टेबल को डिलीट करना पड़ेगा। एम्प्लॉय है हमारा चाइल्ड टेबल, तो पहले हमें एम्प्लॉय टेबल को डिलीट करना पड़ेगा, फिर हम डिपार्टमेंट टेबल को डिलीट कर पाएंगे। एम्प्लॉय टेबल डिलीट हो गया, अब हम डिपार्टमेंट टेबल को डिलीट करेंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, अभी दोनों टेबल डिलीट हो गए। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पे अब हम फिर से टेबल क्रिएट करते हैं। ये जो कैस्केडिंग ऑप्शन है ऑन डिलीट कैस्केड, ये हमें चाइल्ड टेबल में एनेबल करना है। एम्प्लॉय है हमारा चाइल्ड टेबल, तो ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं टेबल क्रिएट करने का ये डेफिनेशन, सिंटेक्स पूरा, और इसमें ही हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो पहले हमें डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट करना होगा, फिर हम यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करेंगे। और एम्प्लॉय टेबल जो है ये है हमारा चाइल्ड टेबल, और डिपार्टमेंट टेबल है ये है हमारा पेरेंट टेबल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ऑन डिलीट कैस्केड राइट करना है। जहाँ पे हमने ये फॉरेन की क्रिएट कर दिया, इसके बाद यहाँ पे ऑन डिलीट कैस्केड ये कीवर्ड हमें यहाँ पे ऐड करना है। अब क्या होगा, चाइल्ड टेबल में हमने ये कीवर्ड ऐड कर दिया। अब इससे क्या होगा कि जब भी डिपार्टमेंट टेबल में हम रिकॉर्ड डिलीट करेंगे, तो वो रिकॉर्ड जो चाइल्ड टेबल में रेफर हो रहा होगा वो चाइल्ड टेबल से डिलीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा डिपार्टमेंट पेरेंट टेबल है, और डिपार्टमेंट आईडी 1, डिपार्टमेंट टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी 1 है वो एम्प्लॉय चाइल्ड टेबल में 3 टाइम्स रेफर हुआ है, मार्क, जॉन एंड माइक, इन 3 एम्प्लॉयज के लिए। तो जब हम डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट आईडी 1 को डिलीट करेंगे, तो मार्क, जॉन एंड माइक ये तीनों के रिकॉर्ड एम्प्लॉय टेबल से डिलीट हो जाएंगे। ये मतलब होता है ऑन डिलीट कैस्केड, अपने आप डिलीट हो जाएगा। अगर हमने यहाँ पे ऑन डिलीट कैस्केड यूज नहीं किया होता तो ये नॉर्मली नहीं कर पाते हम। ठीक है, ये हमने अभी प्रैक्टिकली करके भी देखा था। तो अब यहाँ पे हम कुछ रिकॉर्ड्स भी ऐड कर लेते हैं। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे रिकॉर्ड्स ऐड किए थे, इनको ही कॉपी कर लेते हैं। पहले हम डिपार्टमेंट ऐड कर देते हैं, डिपार्टमेंट की वैल्यूज ऐड कर देते हैं, ये 4 डिपार्टमेंट ऐड कर देते हैं। ये आ गया हमारा डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के बाद
सारे एम्प्लॉयज, ये चारों एम्प्लॉयज, ठीक है। राधा को भी फिफ्थ भी ऐड कर देते हैं, लेकिन फिफ्थ नहीं ऐड कर पाएंगे क्योंकि हमने सिर्फ 4 ही डिपार्टमेंट ऐड किया ना। अच्छा, ये वाला हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिफ्थ डिपार्टमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के बाद एम्प्लॉय हमने कॉपी नहीं किया क्या, ये है ना एम्प्लॉयज, फिर से कॉपी कर लिया, ठीक है। ये 4 एम्प्लॉयज, इनको ऐड कर देते हैं एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज टेबल पे सेलेक्ट क्वेरी रन करके देखते हैं। ठीक है, टेबल ही क्रिएट नहीं हुआ है, यहाँ पे टेबल ही क्रिएट नहीं हुआ है, वो फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे टेबल क्रिएट नहीं हुआ, डिपार्टमेंट टेबल भी क्रिएट नहीं हुआ, एम्प्लॉय टेबल भी क्रिएट नहीं हुआ, तो ये ड्रॉप हो गया क्या फिर से। पेरेंट टेबल पहले क्रिएट किया हमने, ठीक है, डिपार्टमेंट टेबल आ गया, एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया, एम्प्लॉय टेबल भी आ गया। अब डिपार्टमेंट टेबल में हमने डेटा इंसर्ट करना है, डिपार्टमेंट टेबल में डेटा इंसर्ट कर दिया, ये सारे आ गए, चारों डेटा हमारा इंसर्ट हो गया। अब एम्प्लॉय टेबल में डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल में डेटा इंसर्ट हो गया। अब सेलेक्ट क्वेरी एम्प्लॉय टेबल पे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, ये सारा आ गया। अब हमें ऑन डिलीट कैस्केड का इफेक्ट देखने के लिए क्या करना है, पेरेंट टेबल से हमें वो रिकॉर्ड डिलीट करना है जो चाइल्ड टेबल में रेफर्ड है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें डिपार्टमेंट टेबल से उन डिपार्टमेंट आईडी को डिलीट करना है जो एम्प्लॉय टेबल में रेफर्ड है। तो डिपार्टमेंट 1 2 टाइम्स रेफर्ड है मार्क और जॉन के लिए, ठीक है। मार्क और जॉन दोनों डिपार्टमेंट 1 में काम करते हैं। तो अब क्या होगा, जब हम डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट 1 को हम डिलीट करेंगे तो मार्क और जॉन एम्प्लॉय टेबल से अपने आप डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। हम डिलीट डिपार्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन उस डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज भी अपने आप वहां से, उनके रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। करके देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट 1 डिलीट करना है हमें, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स 1। अब हमने क्या किया है, हमने ऑन डिलीट कैस्केड ऐड किया है ना, जब हमने टेबल क्रिएट किया था, एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया ऑन डिलीट कैस्केड, ठीक है। तो जब ये डिपार्टमेंट आईडी पेरेंट टेबल से डिलीट होगा तो एम्प्लॉय टेबल में जहां जहां भी डिपार्टमेंट आईडी रेफर होगा वो एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी डिलीट करते हैं पेरेंट टेबल से, डिपार्टमेंट 1 डिलीट कर रहे हैं पेरेंट टेबल से, यहाँ पे सक्सेसफुली डिलीट हो गया पेरेंट। अब हम एम्प्लॉय टेबल पे सेलेक्ट क्वेरी करते हैं, देखते हैं डिपार्टमेंट 1 के रिकॉर्ड्स डिलीट हुए या नहीं। ये देखिए, अब सिर्फ 2 ही हैं, पहले जो रिकॉर्ड्स थे डिपार्टमेंट 1 वाले वो डिलीट हो गए, मार्क और जॉन के रिकॉर्ड डिलीट हो गए, वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। डिपार्टमेंट आईडी 1 वाले रिकॉर्ड्स डिलीट हो गए एम्प्लॉय टेबल से। तो आई होप आपको समझ आया होगा ऑन डिलीट कैस्केड का क्या मतलब होता है। आज के प्रैक्टिकल सेशन का सारा जो भी हमने प्रैक्टिकल किया है, जो भी हमने नोट्स राइट किए, वो सारा मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऑन डिलीट कैस्केड ऐड किया है ना चाइल्ड टेबल में, एम्प्लॉय टेबल में, वैसे अपडेट कैस्केड भी होता है, ऑन अपडेट कैस्केड, उसका भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। उसमें क्या होगा, पेरेंट टेबल में कुछ अपडेट होगा तो वो चाइल्ड टेबल अपने आप अपडेट हो जाएगा। तो उसके लिए ऐसा करते हैं, वापस से हमें ये क्रिएट करना होगा जिससे कि हम ये ऑन डिलीट के साथ साथ ऑन अपडेट कैस्केड भी ऐड कर सके। तो ड्रॉप कर देते हैं टेबल, दोनों टेबल को हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, और उसके बाद फिर से क्रिएट करने के लिए यहाँ पे ऑन डिलीट के साथ साथ यहाँ पे ऑन अपडेट कैस्केड भी ऐड कर देते हैं, ऑन अपडेट कैस्केड, ठीक है। यहाँ पे 2 आ गए, ऑन डिलीट एंड ऑन अपडेट। तो पहले डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट कर लेते हैं, डिपार्टमेंट टेबल हमारा क्रिएट हो गया, और उसके बाद फिर एम्प्लॉय टेबल क्रिएट कर लेते हैं, एम्प्लॉय टेबल भी क्रिएट हो गया,
और उसके बाद ये सारे रिकॉर्ड्स ऐड कर देते हैं डिपार्टमेंट टेबल में, फिर एम्प्लॉय टेबल में भी ऐड कर देते हैं सारे रिकॉर्ड्स, और उसके बाद सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये सारे एम्प्लॉयज आ गए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट टेबल में जो रिकॉर्ड्स है उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब यहाँ पे अगर डिपार्टमेंट आईडी 1 को डिपार्टमेंट टेबल में हम डिपार्टमेंट आईडी 1 को हम चेंज करके डिपार्टमेंट आईडी कुछ और दे देते हैं, सपोज कीजिए 1 को चेंज करके हम 5 कर देते हैं, तो क्या होगा? एम्प्लॉय टेबल अपडेट होगा, हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑन अपडेट कैस्केड भी ऐड कर दिया है। तो पेरेंट टेबल में कुछ भी अपडेट होगा तो एम्प्लॉय टेबल भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, करके देख लेते हैं। तो डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी 1 है, आईडी को हम चेंज कर देते हैं और उसको चेंज करके हम 5 कर देते हैं। तो एम्प्लॉय टेबल में भी 1 चेंज होके मार्क भी डिपार्टमेंट 5 हो जाना चाहिए और जॉन भी डिपार्टमेंट 5 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे हम अपडेट डिपार्टमेंट सेट डिपार्टमेंट आईडी, एक बार डिपार्टमेंट आईडी पे क्वेरी करते हैं। तो जहां भी डिपार्टमेंट आईडी 1 है, जहां भी आईटी सॉरी अपडेट डिपार्टमेंट सेट डिपार्टमेंट आईडी 5 वेयर डिपार्टमेंट नेम इज आईटी, तो जहां भी आईटी डिपार्टमेंट नेम है उसका डिपार्टमेंट आईडी हमें 5 करना है। ठीक है, ये है हमारा स्टेटमेंट। यू आर यूजिंग सेफ अपडेट मोड। अच्छा, इसमें हमें एक सेटिंग करनी पड़ेगी अपडेट करने से पहले, वो सेटिंग यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे जा करके तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं एडिट प्रेफरेंसेस, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एसक्यूएल एडिटर में, यहाँ पे ये सेफ अपडेट, इसको हमें अनचेक कर देना है, बिकॉज यहाँ पे लिखा है ना सेफ अपडेट्स, हमने इसको एनेबल कर रखा था, रिजेक्ट्स अपडेट्स एंड डिलीट्स विथ नो रिस्ट्रिक्शंस। तो अभी इसको हम अनचेक कर देते हैं, बाद में इसको वापस हम चेक कर लेंगे अभी ये प्रैक्टिकल के बाद। ठीक है, अब इसको फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी को। एक बार इसको हम फिर से रीस्टार्ट करते हैं वर्कबेंच को, कनेक्शन को फिर से एस्टैब्लिश करते हैं, इसको बंद करके सारा का सारा एसक्यूएल क्वेरी में यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, जिससे कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर सकूं। माई एसक्यूएल डेमो रूट, मैंने कैप्स में पासवर्ड एंटर किया, ये कैप्स ऑफ कर दिया मैंने। अब ये फिर से अपडेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए अब ये अपडेट हो गया। अब जब यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी, आईटी के डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट का जो पहले डिपार्टमेंट आईडी था वो था 1, अब वो 1 से चेंज होकर के हो गया है 5। तो अब एम्प्लॉय टेबल में ऑटोमेटिकली 1 की जगह 5 हो जाएगा। मार्क और जॉन का पहले क्या था, डिपार्टमेंट आईडी 1 था, देखो यहाँ पे अपने आप 5 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पे जब टेबल क्रिएट किया है तो हमने ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन अपडेट कैस्केड, ये दोनों ही ऑप्शन को हमने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, तो ये मतलब होता है ऑन डिलीट एंड ऑन अपडेट कैस्केड का। तो सारा मैं नोट्स में राइट कर देती हूँ। जो कैस्केडिंग एक्शंस हैं ऑन डिलीट एंड ऑन अपडेट,
या फिर मैं नीचे एक सेपरेट लाइन में राइट कर देती हूँ, ऑन डिलीट एंड ऑन अपडेट कैस्केड। When a reference foreign key is deleted or updated, all rows referencing that key are deleted or updated respectively. ठीक है, तो होप आपको समझ आ गया होगा ऑन डिलीट कैस्केड और ऑन अपडेट कैस्केड का क्या मतलब होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट कंस्ट्रेंट है चेक कंस्ट्रेंट। This ensures that the inserted value in a column must be satisfied with the given condition. चेक कंस्ट्रेंट ये चेक करेगा कि कॉलम में हमने जो वैल्यू एंटर किया है वो स्पेसिफाइड कंडीशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। फॉर एग्जांपल सैलरी का कॉलम है, सैलरी की रेंज हमने अगर सैलरी की रेंज हमें अगर चाहिए बिटवीन 5,000 टू 20,000, तो ये चेक कंस्टेंट इंश्योर करेगा कि सैलरी कॉलम में जो वैल्यू एंटर हो दैट शुड बी बिटवीन 5,000 टू 20,000। ठीक है, अभी इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, प्रैक्टिकल करके समझते हैं। तो एम्प्लॉय टेबल में ही हम एक कॉलम और ऐड कर देते हैं, सैलरी का कॉलम। ठीक है, और उस सैलरी के कॉलम में हम एक चेक कंस्टेंट डालेंगे सैलरी के अमाउंट का। उसके लिए यहाँ पे हम ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट राइट करते हैं, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय, टेबल का नाम, एड सैलरी। ठीक है, इसमें हम सैलरी कॉलम ऐड कर रहे हैं और डेटा टाइप हो गया इंटीजर, और इसमें हम चेक लगा रहे हैं कि सैलरी शुड बी बिटवीन 5,000 एंड 50,000। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेटमेंट, इसको करते हैं एग्जीक्यूट। और अभी ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया, और एक बार फिर से हम क्वेरी करते हैं एम्प्लॉय टेबल पे। ठीक है, अभी सैलरी नल है, अब हमें इसमें सैलरी ऐड करना है। अब हमने यहाँ पे चूंकि चेक डाला है कि सैलरी शुड बी बिटवीन 5,000 एंड 50,000, तो हम जो सैलरी एंटर करेंगे वो इस रेंज के बीच में ही एक्सेप्ट करेगा, इससे कम में एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपडेट कर सकते हैं रिकॉर्ड को, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड हैं उनमें हम सैलरी को अपडेट कर देते हैं। अपडेट टेबल का नाम, सेट सैलरी इक्वल्स अभी हम वैलिड सैलरी ऐड करते हैं। ठीक है, सैलरी इक्वल्स या फिर इनवैलिड ऐड करते हैं 1,000। ठीक है, जो कि रेंज से बाहर है, जो रेंज से कम है, वेयर एम्प्लॉय नेम इक्वल्स मार्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्क की सैलरी अपडेट होकर के 1,000 होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ पे चेक डाला है इट शुड बी बिटवीन 5,000 एंड 50,000, और हमने रेंज से कम डाली है सैलरी। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एरर आ गया ना, चेक कंस्टेंट एम्प्लॉय चेक वन इज वायलेटेड। तो ये जो हमने चेक कंस्टेंट ऐड किया है ये इसको वायलेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एरर आया है। अब हम यहाँ पे एक रेंज के अंदर डालते हैं सैलरी, 6,000 डाल देते हैं। ठीक है, तो मार्क की सैलरी अपडेट होके 6,000 हो जाएगी। हो गई ना अपडेट सैलरी, अभी कोई एरर नहीं आया। अब एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए मार्क की सैलरी यहाँ पे अपडेट हो गई। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें एम्प्लॉय टेबल में हम एक कॉलम और ऐड करते हैं जेंडर के लिए। तो जेंडर में सिर्फ दो ही ऑप्शन है हमारे पास, मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो इसका हमें चेक डालना है कि जब भी हम कोई रो इंसर्ट करें एम्प्लॉय टेबल में, तो जेंडर में मेल या फीमेल के अलावा कोई और वैल्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें चेक ऐड करना है, सिर्फ मेल या फीमेल ही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो अगेन उसके लिए हम यहाँ पे टेबल को ऑल्टर कर लेंगे और इसको ही कॉपी कर लेते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय एड जेंडर varchar
20 कर दिया मैंने। एंड चेक जेंडर इन मेल फीमेल। ठीक है, ये है हमारा चेक कि जेंडर में जो वैल्यू है वो सिर्फ मेल या फीमेल ही होनी चाहिए। सिर्फ ये दो डेटा होना चाहिए जेंडर में। और इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। जेंडर GNDER, अच्छा ये जेंडर की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है। ठीक है, अब फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, इस बार सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब जब हम एम्प्लॉय टेबल में जेंडर के लिए वैल्यू ऐड करेंगे तो वो मेल और फीमेल के अलावा हम कुछ और ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने इसके लिए यहाँ पे ये चेक ऐड कर दिया है। तो किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन हमें ऐड करना है, चेक करना है डेटा में, तो हम चेक कंस्ट्रेंट यूज करके करते हैं। अब हम ऐड करके देखते हैं, या फिर अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट कर लेते हैं। आप चाहो तो आप नया भी इंसर्ट कर सकते हो। अभी हम अपडेट कर लेते हैं। एम्प्लॉय अपडेट एम्प्लॉय टेबल का नाम सेट जेंडर इक्वल्स, अभी मैं ABCD करती हूँ, देखते हैं एक्सेप्ट करता है या नहीं। ठीक है, वेयर एम्प्लॉय नेम इज मार्क। तो हमने चूंकि यहाँ पे चेक डाला है कि ये मेल या फीमेल होना चाहिए, तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सॉरी, करके देख लेते हैं एग्जीक्यूट। ये देखिए यहाँ पे आया ना एरर, चेक कॉन्स्टेंट वायलेटेड। तो यहाँ पे हम ABCD नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे चेक है, तो हमें यहाँ पे मेल या फीमेल ही डालना होगा। तो यहाँ मैंने मेल डाल दिया मार्क के लिए, और ये अभी ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ये देखिए, एक बार एम्प्लॉय टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर लेते हैं सिलेक्ट क्वेरी यूज करके। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया ना मेल। तो हमने दो एग्जांपल देख लिया चेक कंस्ट्रेंट का। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप चाहो तो ये जो कंस्ट्रेंट हमने ऐड किया उसको आप ड्रॉप भी कर सकते हो। आपको यहाँ पे सिर्फ ड्रॉप कमांड यूज करना है। एक करके दिखा देती हूँ मैं आपको। अब चेक कंस्ट्रेंट के बाद है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट सेट्स द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर कॉलम वेयर वी हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी वैल्यू। किसी भी कॉलम में हमें अगर कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना है, कि अगर जब उसमें रो इंसर्ट किया गया, डेटा इंसर्ट किया गया, और उस कॉलम में कोई हमने वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की, तो डिफॉल्ट क्या एंटर हो जाए वो हमें सेट करना है, कि डिफॉल्ट अपने आप कुछ उसमें वैल्यू एंटर हो जाए। तो हमें कोई भी वैल्यू अगर डिफॉल्ट सेट करना है तो उसके लिए हम डिफॉल्ट कंस्टेंट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है, ऑर्डर टेबल। हम क्रिएट कर लेंगे एक टेबल। यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ऑर्डर टेबल। ठीक है, तो ऑर्डर टेबल में हमारे पास आईडी है जो नॉट नल होगा, इंटीजर टाइप है, नॉट नल कंस्टेंट यहाँ सेट किया है। ऑर्डर नंबर है वो भी नॉट नल है। ऑर्डर डेट में यहाँ पे हमने डिफॉल्ट कंस्टेंट सेट किया है कि जब हम ऑर्डर इंसर्ट कर रहे हैं तो डिफॉल्ट करंट डेट वो ले ले। चेक कंस्टेंट के बाद है डिफॉल्ट कंस्टेंट। डिफॉल्ट कंस्टेंट क्या करता है? सेट द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर द पर्टिकुलर कॉलम वेयर वी हैव नॉट स्पेसिफाइड एनी वैल्यू। अगर हमें किसी भी कॉलम में किसी भी फील्ड के लिए डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना है, कि अगर यूजर जो भी डेटा एंटर कर रहा है और उस कॉलम में यूजर कोई डेटा एंटर ना करे, तो बाय डिफॉल्ट कुछ डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसे हमें अगर डिफॉल्ट सेट करना है तो उसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे हम एक ऑर्डर टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम एक ऑर्डर टेबल क्रिएट करेंगे और फिर उसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर टेबल में हमारे पास सबसे पहला फील्ड है आईडी का, जिसका कंस्ट्रेंट है नॉट नल। आईडी डेटा टाइप इंटीजर, कंस्ट्रेंट नॉट नल। फिर नेक्स्ट फील्ड है ऑर्डर नंबर, डेटा टाइप इंटीजर, कंस्ट्रेंट नॉट नल। उसके बाद है ऑर्डर डेट, डेटा टाइप हो गया इसका डेट, और इसमें हमने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट सेट किया है करंट डेट का, कि अगर कोई डेट यूजर एंटर ना करे तो बाय डिफॉल्ट करंट डेट अपने आप ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा टेबल को क्रिएट करने का स्टेटमेंट। अब इसको एग्जीक्यूट करके पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं।
आईडी इन नॉट नम, अच्छा यहाँ पे हमने ठीक से सेलेक्ट नहीं किया आई थिंक, इसलिए इसको क्लियर करते हैं और फिर से करते हैं। हाँ, अब ये एग्जीक्यूट हो गया। इसको रिफ्रेश करते हैं और ये रहा हमारा ऑर्डर टेबल। आईडी, ऑर्डर नंबर एंड डेट। डेट है ये, बाय डिफॉल्ट करंट डेट ले लेगा अगर इसमें हम कोई डेट एंटर नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम रो इंसर्ट करेंगे, डेटा इंसर्ट करेंगे, तो अगर डेट हमने एंटर किया तो करंट वो डेट लेगा, और हमने कोई डेट एंटर नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट एक करंट डेट ले लेगा। सबसे पहला रो इंसर्ट करते हैं हम, जिसमें हमने डेट भी इंसर्ट किया है। इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स आईडी, ये हो गया कि आप किस फील्ड को कैसे कैसे आप एंटर कर रहे हो। तो सबसे पहले हम आईडी की वैल्यू एंटर करेंगे, फिर ऑर्डर नंबर की एंटर करेंगे, फिर ऑर्डर डेट की एंटर करेंगे। तो जिस ऑर्डर में हमने यहाँ पे फील्ड्स का नाम दिया है, उसी ऑर्डर में हम यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं। रोज में हम कैसे वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, सारा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फील्ड का ऑर्डर आ गया, फिर यहाँ पे उस फील्ड में जैसे हम वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। तो आईडी, फिर ऑर्डर नंबर, और ये यहाँ पे डेट। ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। एक मिनट, फिर से सिलेक्ट करते हैं, फिर से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। अब क्वेरी करके देखते हैं ऑर्डर में। ठीक है, तो हमारा रो इंसर्ट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रो हम इंसर्ट कर रहे हैं, इसमें हमने सिर्फ आईडी डाला है और ऑर्डर नंबर डाला है। हमने यहाँ पे डेट नहीं डाला। तो अब जब हम डेट नहीं डालेंगे तो क्या होगा, डिफॉल्ट करेंट डेट ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट सेट किया है। ठीक है, अब इसको इंसर्ट करके देखते हैं डिफॉल्ट डेट लेता है या नहीं। तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया हमारा एसक्यूएल क्वेरी, और ये देखिए बाय डिफॉल्ट अपने आप यहाँ पे डेट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफॉल्ट कंस्टेंट सेट कर सकते हो। अब किसी भी कॉलम में आप चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू अपने आप ऐड हो जाए, तो उसके लिए आप डिफॉल्ट कंस्टेंट सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एम्प्लॉय टेबल में भी आप डिफॉल्ट कंस्टेंट सेट कर सकते हैं, एम्प्लॉय स्टेटस का कर सकते हैं। ये जो भी हम एम्प्लॉय टेबल पे काम कर रहे थे, उसमें आप एम्प्लॉय स्टेटस करके एक नया फील्ड आप ऐड कर दीजिए, और उसमें बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय का स्टेटस आप नॉट ज्वाइन कर सकते हैं कि अभी तक एम्प्लॉय ने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि जब नया एम्प्लॉय हम ऐड करते हैं तो इमीडिएटली ज्वाइन नहीं होता, थोड़े टाइम के बाद ज्वाइन करता है। तो बाय डिफॉल्ट आप उसमें एम्प्लॉय को ऐड करने के बाद नॉट ज्वाइन स्टेटस सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देख लेते हैं। एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय स्टेटस, हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी एंड जेंडर है, सारे कॉलम्स हैं। एक हम कॉलम और ऐड कर देते हैं एम्प्लॉय स्टेटस का। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे ऑल्टर टेबल कमांड यूज करेंगे, क्योंकि टेबल ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा है इसलिए। तो ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड ईएमपी स्टेटस, और ये आ जाएगा var char 20 कर दिया हमने, और यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्टेंट हो जाएगा हमारा डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट वैल्यू क्या सेट करना है हमें, नॉट ज्वाइन। ठीक है, ये हमारा डिफॉल्ट स्टेटस हो गया, जिसको करते हैं एग्जीक्यूट। ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब हम इसमें कोई भी एम्प्लॉय को इंसर्ट करेंगे, तो वहां पे डिफॉल्ट अपने आप नॉट ज्वाइन ऐड हो जाएगा। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय टेबल, टेबल का नाम आ गया, और यहाँ पे आपको हमें देना है एम्प्लॉय आईडी, ईएमपी आईडी। सबसे पहले हम एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे, पहले हम यहाँ पे फील्ड्स के नाम देंगे सारे, जिस ऑर्डर में हम एंटर करेंगे वो सारे फील्ड्स के नाम। एम्प्लॉय नेम, देन डिपार्टमेंट आईडी, उसके बाद सैलरी, फिर जेंडर। ठीक है, और दैट्स इट। एम्प्लॉय स्टेटस हम नहीं एंटर करेंगे, वो अपने आप डिफॉल्ट नॉट ज्वाइन एंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम दे देते हैं एम्प्लॉय आईडी, ये प्राइमरी की है तो ये यूनिक होना चाहिए, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी 8 दे देते हैं। फिर आ गया हमारा एम्प्लॉय का नाम, मैंने दे दिया रमेश,
फिर आ गया डिपार्टमेंट आईडी। डिपार्टमेंट आईडी 5 दे देते हैं, क्योंकि आई थिंक हमने 5 एग्जिस्ट करता है। डिपार्टमेंट आईडी 5 आई थिंक हमने ऐड किया हुआ है, या 3 दे देते हैं, 3 भी ऐड किया हुआ है। ठीक है, फिर जेंडर दे दिया हमने। सैलरी दे देते हैं इसके बाद। सैलरी हमने दे दिया 7,000, और उसके बाद जेंडर हमने दे दिया फीमेल, और दैट्स इट। एम्प्लॉय स्टेटस तो हम नहीं कर रहे ऐड, क्योंकि वो डिफॉल्ट ऐड होगा। अब इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट, और ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी करके देख लेते हैं रिकॉर्ड्स ऐड हुए हैं या नहीं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये देखिए यहाँ पे अपने आप आ गया ना नॉट ज्वाइन, और जो पहले के रिकॉर्ड्स थे उनमें भी अपने आप बाय डिफॉल्ट नॉट ज्वाइन ऐड हो गया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई रिकॉर्ड स्पेसिफाई करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब हमें ऐड करना है स्टेटस भी, तो यहाँ पे EMP स्टेटस, और यहाँ पे अब हम एक नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं। एम्प्लॉय आईडी 9 दे दिया, बाकी सब कुछ सेम रहने देते हैं, और यहाँ पे स्टेटस में हमने राइट कर दिया ज्वाइन। ठीक है, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो अब एक नया रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, रमेश का रिकॉर्ड ऐड होगा, जिसका एम्प्लॉय आईडी 9 होगा और उसका स्टेटस होगा ज्वाइन। ठीक है, अब ये सक्सेसफुली ऐड हो गया। अब सेलेक्ट करके देखते हैं एम्प्लॉय टेबल पे। यहाँ पे रमेश के नाम से 2 एम्प्लॉय होने चाहिए, एक नॉट ज्वाइन और दूसरा ज्वाइंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट कैसे वर्क करता है। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट के बाद एक और कंस्ट्रेंट है ऑटो इंक्रीमेंट का, विच ऑटोमेटिकली generates a unique number whenever we insert a new record into the table। ठीक है, ये प्राइमरी की के साथ जनरली हम इसको यूज करते हैं। ऑटोमेटिकली वो खुद ही जनरेट कर देगा। आई थिंक पहले के किसी वीडियो में हम लोगों ने ये ऑटो इंक्रीमेंट, इस कीवर्ड को हमने, इस कंस्टेंट को डिस्कस किया है, ब्रीफली डिस्कस किया है। ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस कर, एक बार फिर से इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि हमने प्राइमरी की क्रिएट किया है ना एम्प्लॉय आईडी के लिए, तो अभी क्या हो रहा है, अभी हमें मैनुअली इंसर्ट करना पड़ रहा है। अभी हमें मैनुअली इंसर्ट करना पड़ रहा है प्राइमरी की, लेकिन अगर हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देंगे तो हमें मैनुअली इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा। जब भी हम एक नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली वो बाय 1 वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक टेबल और क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम ऑर्डर टेबल ही क्रिएट कर लेते हैं, और उसमें आईडी को हम प्राइमरी की सेट करेंगे और ऑटो इंक्रीमेंट सेट करेंगे। तो ऑर्डर टेबल पे ही कर लेते हैं प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंट का प्रैक्टिस। तो ऑर्डर टेबल को मैं यहाँ से ड्रॉप कर रही हूँ, और इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसकी वैल्यूज को भी कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे इसको कर दिया हमने पेस्ट। ठीक है, तो क्रिएट टेबल ऑर्डर्स आईडी, ये है हमारा प्राइमरी की। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे नॉट नल की जगह कर देते हैं प्राइमरी की, और उसके बाद इसको हमें करना है ऑटो इंक्रीमेंट। साथ में हमने इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया, बाकी सब कुछ सेम। तो अब क्या होगा, हमें प्राइमरी की मैनुअली एंटर नहीं करना पड़ेगा। जब भी हम नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे अपने आप ही प्राइमरी की ऐड हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ से हमने टेबल क्रिएट कर लिया। अब हमारा ये टेबल यहाँ क्रिएट हो गया, ऑर्डर टेबल क्रिएट हो गया, ये बन गया हमारा प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट। अब हम इसमें इंसर्ट करते हैं। अब हमें यहाँ पे आईडी को इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी की है और ये ऑटो इंक्रीमेंट है। तो ये अपने आप ही 1 बाय, हर नए रिकॉर्ड के लिए एक प्राइमरी, एक इंक्रीमेंट होता जाएगा वो। ठीक है, तो यहां से हमने आईडी को रिमूव कर दिया। अब देखिए, अब क्या होगा, हमारा सिर्फ ऑर्डर नंबर और ऑर्डर डेट इंसर्ट होगा, आईडी इंसर्ट नहीं होगा। आईडी ऑटोमेटिकली ऐड होगा उसमें। अब इसमें हम करते हैं सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, तो आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, आईडी जो है वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे ये 1 आ गया ना। अब जब हम नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो उसका अपने आप ही 1 के बाद यहाँ पे 2 ले लेगा वो। अब हमने एक दूसरा ऑर्डर ऐड किया,
इसका ऑर्डर आईडी मैंने ऑर्डर नंबर 2 कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया और सेलेक्ट क्वेरी। ये देखिए, ये अपने आप यहाँ पे आईडी 2, ये ऑटो इंक्रीमेंट है ना, ये अपने आप 1 2 3 4 खुद ही आईडी इसका बढ़ता रहेगा जैसे जैसे हम रिकॉर्ड इंसर्ट करते जाएंगे। अब हम एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। इसमें हम ऑर्डर नंबर डालेंगे सिर्फ, और डेट भी नहीं डालेंगे क्योंकि डेट तो यहाँ पर डिफॉल्ट किया हुआ है हमने, करंट डेट। तो हम सिर्फ इसमें ऑर्डर नंबर डालते हैं। ऑर्डर नंबर हमने इसका दे दिया 003। ठीक है, तो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा और डेट क्या होगा, डिफॉल्ट डेट आ जाएगा इसमें। सेलेक्ट क्वेरी। ठीक है, ये देखिए, आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, 2 के बाद 3 हो गया, और डेट अभी करंट डेट डिफॉल्ट आ गई। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा ऑटो इंक्रीमेंट कंस्ट्रेंट कैसे काम करता है, किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। ये सारे जो फंक्शंस हैं जो हमने यहाँ पे करंट डेट, ये इनबिल्ट फंक्शन है, ये सारा हम लोगों ने पहले के सेशन में डिस्कस किया हुआ है, तो आई होप आप लोगों को पता होगा। ये करंट डेट, ये है इनबिल्ट फंक्शन। अगर आप सिंपली यहाँ पे आप करंट डेट फंक्शन को एग्जीक्यूट करोगे, सेलेक्ट करंट डेट, तो आपको ये करंट डेट रिटर्न करेगा। ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं। ठीक है, तो ये सारा हम लोगों ने, जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं फ्रिक्वेंटली यूज, वो सब हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।